Thanks for visiting my channel A1 Study Passion. I will try to provide all chapters of social science like notes, question answers, MCQ questions and extra question answer. So please subscribe my channel that I will notify you. So आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। सो आप वीडियो बने रहना एंड कंटिन्यू करना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर को नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे और इससे पहले भूमंडलीकृत क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भूमंडलीकरण इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में करना है और देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित करना है। मतलब कि भूमंडलीकरण का मतलब ही होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को दुनिया भर में फैलाना और उनसे कांटेक्ट करना, जिससे अपने व्यापार को और तरक्की मिले। सो ये है हमारा भूमंडलीकरण। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अनुबंधित श्रमिक, जिनको हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अनुबंधित के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपने नियोक्त या मालिक के पास एक निश्चित समय काम करने के बाद अपने देश लौटने को आजाद होता है। मतलब कि एक ऐसा मजदूर जो कि अपने मालिक के पास एक निश्चित समय के लिए काम करता है और इसके बाद अपने देश लौटने के लिए आजाद होता है। मतलब कि उन्हें अपने मालिक से छुटकारा मिलता है। सो ये था अनुबंधित श्रमिक मतलब कि बंधुआ मजदूर के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा कॉर्न लॉ, मतलब कि इसे हम सिंपल लैंग्वेज में मक्का कानून भी बोल सकते हैं। इसमें होता ऐसा है कि सरकार यूके को मक्के के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति देने वाले कानूनों को आमतौर पर कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता है। मतलब कि सरकार द्वारा मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति को कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता है। कॉर्न लॉ के खत्म होने के प्रभाव, जब कॉर्न लॉ खत्म हुआ था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था। कॉर्न लॉ के खत्म होने के बाद इंग्लैंड के व्यापारियों को विदेश से कम कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं आयात करने की अनुमति दी। मतलब कि जब कॉर्न लॉ खत्म हुआ था उसके बाद इंग्लैंड के व्यापारी जो थे उनको विदेशों से कम कीमत पर वस्तु और सेवाओं को खरीदने की अनुमति दी गई। और दूसरा प्रभाव था इससे कृषि क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी का जन्म हुआ। मतलब कि जब कॉर्न लॉ खत्म हुआ उसके बाद से विदेशी लोग जो थे कृषियों से कम कीमत पर मक्का को खरीदने लगे। उसके वजह से कृषि क्षेत्र में जो है बेरोजगारी बढ़ने लगी। और तीसरा प्रभाव था इसके वजह से शहरी क्षेत्र में एक समृद्ध पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। मतलब कि जब कॉर्न लॉ खत्म हुआ उसके बाद विदेशी लोग जो थे व्यापारियों से कम कीमत पर मक्का को खरीदते थे, लेकिन उसे शहरों में ज्यादा कीमत पर बेचते थे और उसी की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था। और फोर्थ पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी ने श्रम को कृषि से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार थे उनको श्रम की कृषि के औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिए मजबूर किया। सो ये था हमारा कॉर्न लॉ खत्म होने के बाद का प्रभाव। अगला टॉपिक है हमारा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या होता है उनके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये अजीबोगरीब रेशम मार्ग का मतलब क्या होता है। सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापारी मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरी तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। मतलब कि सिल्क रूट जो था एक बहुत ही पुराना व्यापारी मार्ग था जिसके माध्यम से व्यापारी अपना व्यापार करते थे, जो कि दूसरी शताब्दी ई पूर्व 14वीं शताब्दी तक वो चीन, भारत, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरी तक फैला हुआ था ये व्यापार। और उस दौरान रेशम व्यापार का बहुत ही भारी मात्रा में व्यापार हुआ था, इसलिए उसे सिल्क रूट करार दिया गया था। सो ये था हमारा रेशम मार्ग, जिसका रेशम मार्ग नाम पढ़ने का कारण भी बता दिया है मैंने। अगला टॉपिक है हमारा रिंदरपेस्ट फ्लैग होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका डेफिनेशन है हमारा रिंदरपेस्ट एक तेजी से फैलने वाला पशु फ्लैग है जो अफ्रीका में 1880 के दशक के अंत में फैला था। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रिंदरपेस्ट एक तेजी से फैलने वाला पशु बीमारी था जो कि अफ्रीका में 1880 के दशक के अंत में फैला हुआ था। सो यही है हमारा रिंदरपेस्ट फ्लैग का फुल डिटेल। सो आप इतना लिख दो तो आराम से मार्क्स मिल सकता है। अगला टॉपिक है हमारा G77। G77 होता क्या है इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। G77 विकासशील देश द्वारा एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश
की मांग करने वाला एक समूह था जो इन देशों को उनके राष्ट्र संसाधन, कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं और उनके बाजारों को वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब होता है G77 जो है एक विकासशील देश है। इसके द्वारा एक नया आर्थिक आदेश की मांग करने का समूह था जो कि देशों को उन राष्ट्रीय संसाधन, कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं और उनके बाजारों के वास्तविक नियंत्रण प्रदान करना चाहता था, जो कि C77 का उद्देश्य था। सो ये हो गया हमारा G77 का फुल डिटेल। और अगला टॉपिक है हमारा वीटो कानून। वीटो कानून क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार। मतलब कि हमें एक संवैधानिक अधिकार मिला है जिसके दौरान हम किसी एक कानून या निकाय का प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं, जो कि वीटो कानून में है। अगला टॉपिक है हमारा टैरिफ। टैरिफ होता क्या है उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाए जाने वाला कर प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। मतलब कि किसी एक देश के आयात या निर्यात मतलब कि वस्तुओं को ले जाने या ले आने में दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर और प्रवेश बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, जैसे कि सीमा या हवाई अड्डे पर लगाया जाता है, उसे बोलते हैं हम टैरिफ। सो ये हो गया टैरिफ एक्सप्लेनेशन। और अगला टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था हमारे देशों में। सो उसका पहला पॉइंट है हमारा प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता में बदल दिया। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अमेरिका जो था वो कर्ज लेने के बजाय कर्ज दूसरे देशों को देने लगा, मतलब कि कर्जदार की जगह कर्जदाता बन गया। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को थोड़ा फायदा हुआ था। और दूसरा पॉइंट, यूरोप में गेहूं का उत्पाद कम हुआ लेकिन कनाडा अमेरिका में बढ़ा। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप जो है गेहूं का उत्पाद कम करने लगा लेकिन कनाडा और अमेरिका में इसका उत्पाद और बढ़ गया था। और तीसरा पॉइंट, बड़े पैमाने पर उत्पाद होने लगे। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे चीज जो है बर्बाद हो गए थे, इसलिए उसको फिर से करने के लिए उत्पाद जो है बड़े पैमाने पर होने लगे। और फोर्थ पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 के आर्थिक महामंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 1929 के दशक में आर्थिक महामंदी में चल रहा था, जो कि खुद के साथ दूसरे देश को भी प्रभावित किया। अगला पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, भारत का निर्यात और आयात गिर गया, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत का जो निर्यात और आयात था वो गिर गया था और उसकी वजह से किसानों को ज्यादा नुकसान हो गया था। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ा। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शहरी क्षेत्र में औद्योग निवेश बढ़ाया गया ताकि उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में हुए आर्थिक प्रभाव को बदला जा सके। सो ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव। और अगला टॉपिक है हमारा भोजन लंबी दूरी के सांस्कृतिक आदान प्रदान। मतलब कि जो भोजन है जैसे गेहूं, चावल, उसके द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे होता है, सो उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो भोजन लंबी दूरी के सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण हैं, जिसमें पहला उदाहरण है हमारा आलू, मक्का, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च और शकरकंद अमेरिका में आए थे। मतलब कि पहली बार आलू, मक्का, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च और शकरकंद जो है अमेरिका में उगाए गए थे, लेकिन आज के समय में वो भारत में और भी कई राज्य में जो है उगाए जाते हैं। सो ये सब अमेरिका के संस्कृति को दिखाते हैं। दूसरा उदाहरण है आलू के आने से यूरोप के गरीब लोग बेहतर खाना खाने लगे और लंबे समय तक जीने लगे। मतलब कि आलू के आने के बाद जो यूरोप के गरीब लोग थे वो बेहतर खाना खाने लगे और लंबे समय तक भी जीने लगे। सो ये सब था जिसके द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारे यहीं पर खत्म होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको MCQ क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। एंड बाय बाय।